तो जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आप सभी को बता दें कि ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमिक द्वारा जो 6 अक्टूबर को बिहार दरोगा का टारगेट शुरू हुआ है, जिस बैच में ओनली वन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाया जा रहा है, वही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम यहाँ पर फ्री में करवा रहे हैं। तो आज हम देखेंगे मॉडर्न हिस्ट्री में चैप्टर नंबर 5 के क्वेश्चन को। तो चलिए देखते हैं चैप्टर नंबर 5 में क्वेश्चन नंबर पहला से। तो क्वेश्चन नंबर पहला में दिया है दोस्तों, भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद की शुरुआत कब से हुई? भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद की शुरुआत कब से हुई? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 1757 के प्लासी युद्ध के बाद से। 1757 के प्लासी युद्ध के बाद से, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 2 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसका मिलान सही है? निम्नलिखित में किसका मिलान सही है? और आपका ए में दिया है वाणिज्यिक पूंजीवाद चरण 1757 से 1813 तक, तो ये आपका मिलान सही है। बी नंबर में है औद्योगिक पूंजीवाद चरण 1813 से 1858 तक, तो ये भी आपका मिलान सही है। सी नंबर में है वित्तीय पूंजीवाद चरण 1858 से 1947 तक, तो ये भी आपका सही है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट आपका 3 नंबर क्वेश्चन, उपनिवेशवाद के किस चरण में कंपनी का एकमात्र उद्देश्य भारत से धन को लूटना था? उपनिवेशवाद के किस चरण में कंपनी का एकमात्र उद्देश्य भारत से धन को लूटना था? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा प्रथम चरण में। और प्रथम चरण कब से कब तक था? तो प्रथम चरण था 1757 से 1813 तक। ठीक है। नेक्स्ट है आपका 4 नंबर, और 4 नंबर क्वेश्चन में दिया है निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश इतिहासकार ने यह टिप्पणी की कि अब बंगाल में खुली तथा बेशर्म लूट का काल आरंभ हुआ? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 4 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी, पर्सिवल स्पीयर ने, पर्सिवल स्पीयर नामक विद्वान ने। ठीक है। नेक्स्ट है आपका 5 नंबर, डैश के काल को, यानी यहाँ पर खाली स्थान है, डैश के काल को प्रसिद्ध भारतीय इतिहासकार के एम पनिकर ने डाकू राज्य कहा है। यानी कब से कब तक के काल को जो इतिहासकार हैं के एम पनिकर, उन्होंने डाकू राज्य कहा है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 5 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी, 1765 से लेकर 1772 तक के कालखंड को। ठीक है। नेक्स्ट है आपका 6 नंबर, और 6 में दिया है भारत के प्रति ब्रिटेन ने मुक्त व्यापार की नीति किस चार्टर एक्ट के तहत अपनाई? तो आपका 6 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा 1813 के चार्टर एक्ट के तहत, 1813 के चार्टर एक्ट के तहत। नेक्स्ट है आपका 7 नंबर, रेलवे का विकास किस चरण की महत्वपूर्ण उपलब्धि थी? रेलवे का विकास जो हुआ है किस चरण की महत्वपूर्ण उपलब्धि थी? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 7 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी, औद्योगिक चरण। औद्योगिक चरण, और औद्योगिक चरण की अवधि क्या थी? तो औद्योगिक चरण की अवधि थी 1813 से लेकर 1858 तक। और रेलवे का विकास कब हुआ है? हुआ है 1849 में। किसके द्वारा? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट है आपका 8 नंबर, कंपनी ने होम चार्जेज की नीति कब लागू की? कंपनी ने, यानी ब्रिटिश कंपनी ने होम चार्जेज की नीति कब लागू की? तो 8 नंबर क्वेश्चन का आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आइए देखते हैं ऑप्शन नंबर डी में क्या है। तो ऑप्शन नंबर डी में है 1813, तो 1813 आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 9 नंबर, अंग्रेजी शासन का प्रभाव किस क्षेत्र में अधिक पड़ा? अंग्रेजी शासन का प्रभाव किस क्षेत्र में अधिक पड़ा? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आर्थिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में। ठीक है। नेक्स्ट है आपका 10 नंबर, विश्व के कपड़ों के घर को विदेशी कपड़ों से भर दिया गया उक्त कथन किस इतिहासकार का है? तो 10 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कार्ल मार्क्स का, कार्ल मार्क्स का। नेक्स्ट आपका 11 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत कथन को चुनना है। तो इसमें गलत कथन है आपका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में दिया है भारत में रेलवे का विकास लॉर्ड हार्डिंग के काल में शुरू हुई, जो कि ये कथन गलत है। भारत में रेलवे का विकास जो है लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में शुरू हुआ है, न कि लॉर्ड हार्डिंग के। ठीक है। तो आपको बता दें कि भारत में रेलवे का विकास लॉर्ड डलहौजी के समय में शुरू हुआ है 1849 में, 1849 में शुरू हुआ है लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। ठीक है। इसलिए कथन गलत है, अर्थात यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 12 नंबर, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। और आपका पहला कथन में है 1903 में कर्जन ने थॉमस रॉबर्टसन के नेतृत्व में एक रेलवे बोर्ड की स्थापना की। तो ये जो आपका कथन है ये सही है। ठीक है, ये कथन सही है। 2 नंबर कथन में है एक वर्त आयोग की रिपोर्ट के आधार पर 1925 में रेलवे को आम बजट से अलग कर दिया गया। तो ये भी आपका कथन सही है। तो सही कथन इसमें कह रहा है कौन सा सही है? तो ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट आपका 13 नंबर, भारत में ब्रिटिश शासन के अंतर्गत
ब्रिटिश शासन के अंतर्गत नायाब, ठीक है, यहाँ पर नायब दीवान द्वारा लगान वसूली का कार्य किसे दे दिया गया? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 13 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी, ठेकेदारों को। भारत में ब्रिटिश शासन के अंतर्गत नायब दीवान द्वारा लगान वसूली यानी कर वसूली यानी टैक्स वसूली का कार्य किसे दे दिया गया? तो ठेकेदारों को। नेक्स्ट आपका 14 नंबर, 1772 में बंगाल में द्वैत शासन का अंत का प्रमुख कारण क्या था? बंगाल में द्वैत शासन का अंत का प्रमुख कारण क्या था? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 14 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए, लगान व्यवस्था में व्याप्त असंगतियां। नेक्स्ट आपका 15 नंबर, 1772 में वारेन हेस्टिंग ने एक नई भू राजस्व पद्धति लागू की जिसे डैश के नाम से जाना गया है। 1772 में वारेन हेस्टिंग ने एक नई भू राजस्व पद्धति लागू की जिसे डैश के नाम से जाना गया है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 15 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए, इजारेदारी प्रथा। उसे इजारेदारी प्रथा के नाम से जाना गया है। नेक्स्ट आपका 16 नंबर, इजारेदारी व्यवस्था को किस वर्ष 5 वर्षीय से हटाकर 1 वर्षीय कर दिया गया? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 1776 में, 1776 में, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 17 नंबर, इस्तेदारी, ठीक है। इस्तेदारी बंदोबस्त किसने लागू किया? इस्तेदारी बंदोबस्त किसने लागू किया है? यहाँ पर इस्तेदारी नहीं होगा, देखिए यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पर होगा इस्तेमरारी होगा, ठीक है, इस्तेमरारी होगा, इसको सुधार लीजिएगा। यहाँ पर होगा इस्तेमरारी, ठीक है, इस्तेमरारी होगा, इसको सुधार लीजिएगा, ठीक है। तो 17 नंबर दिया है इस्तेमरारी बंदोबस्त किसने लागू किया? तो 17 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। नेक्स्ट आपका 18 नंबर, अस्थाई बंदोबस्त किससे संबंधित था? अस्थाई बंदोबस्त किससे संबंधित था? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा जमींदारों से। नेक्स्ट आपका 19 नंबर, लॉर्ड कॉर्नवालिस का अस्थाई बंदोबस्त लागू किया गया कब? लॉर्ड कॉर्नवालिस का अस्थाई बंदोबस्त कब लागू किया गया? तो 19 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1793 ईस्वी में। नेक्स्ट आपका 20 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी अस्थाई बंदोबस्त की विशेषता नहीं है? विशेषता नहीं है, तो 20 का आपका सही उत्तर हो जाएगा इसमें से। देखिए जो ए में है, अस्थाई बंदोबस्त ने भू स्वामित्व का अधिकार जमींदार में निहित किया, तो ये आपका विशेषता है। बी में है, अस्थाई बंदोबस्त ने कृषकों के प्रथागत दखल अधिकार को ध्यान में बनाए रखा, तो ये जो आपका कथन है ये गलत है, ये विशेषता नहीं है, ठीक है। तो यही आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 20 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आपका 21 नंबर, और 21 में दिया है सूर्यास्त कानून निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? सूर्यास्त कानून निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो 21 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अस्थाई बंदोबस्त से, अस्थाई बंदोबस्त से। नेक्स्ट आपका 22 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कौन सा कथन गलत है? और आपका ए नंबर कथन में दिया है 22 के ए नंबर कथन में कि 1857 के महाविद्रोह में जमींदारों ने अंग्रेजों का साथ दिया, तो ये जो आपका कथन है ये सही है, ठीक है। बी नंबर कथन में है पिट्स इंडिया एक्ट में जमींदारों द्वारा लगान वसूली को मान्यता दी गई, तो ये भी आपका कथन सही है। सी नंबर कथन में है अस्थाई बंदोबस्त को 10 वर्षीय व्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है, तो ये जो आपका कथन है ये गलत है, ठीक है। और हमें क्या चुनना है, कौन सा कथन सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी सही नहीं है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 23 नंबर, अस्थाई बंदोबस्त या इस्तेमरारी व्यवस्था को इस्तेमारी को किसने पूरे भारत में लागू करने की अनुशंसा की? तो 23 नंबर क्वेश्चन का आपका सही उत्तर हो जाएगा आरसी दत्त, ठीक है, आरसी दत्त। नेक्स्ट आपका 24, किस कमीशन की रिपोर्ट में जमींदारी व्यवस्था या अस्थाई बंदोबस्त की आलोचना की गई है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा इसमें फ्लाउड कमीशन, फ्लाउड कमीशन। और फ्लाउड कमीशन का गठन हुआ है दोस्तों 1945 में, 1945 में फ्लाउड कमीशन का गठन हुआ है। नेक्स्ट आपका 25 नंबर क्वेश्चन, आइए 25 को देखते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन में दिया है वह प्रथम जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता है, वह कौन सा व्यवस्था है या कौन सा प्रथा है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 25 का ऑप्शन नंबर बी, रैयतवाड़ी प्रथा। वह प्रथम जिसके तहत, यहाँ पर प्रथम नहीं होगा, यहाँ पर प्रथा होगा, वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता है, तो वह है रैयतवाड़ी प्रथा। नेक्स्ट आपका 26, निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में रैयतवाड़ी व्यवस्था के प्रारंभ किए जाने से संबंधित था या थे? ठीक है, निम्नलिखित में से
कौन ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में रैयतवाड़ी व्यवस्था के प्रारंभ किए जाने से संबंधित था या थे? तो 26 का सही उत्तर हो जाएगा इसमें से 2 और 3, यानी अलेक्जेंडर रीड और थॉमस मुनरो ये जो थे संबंधित थे। तो 2 और 3 आपका सही उत्तर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 27 नंबर। 1792 में रैयतवाड़ी व्यवस्था को 12 महल जिले में पहली बार किसने लागू किया था? 1792 में रैयतवाड़ी व्यवस्था को 12 महल जिले में पहली बार किसने लागू किया था? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा अलेक्जेंडर रीड ने, अलेक्जेंडर रीड ने। नेक्स्ट है आपका 28 नंबर। रैयतवाड़ी व्यवस्था जिन क्षेत्रों में लागू की गई उनमें शामिल थे। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा इसमें मद्रास प्रेसिडेंसी, बम्बई प्रेसिडेंसी, असम और कुर्ग, यानी 1 2 4 5 1 2 4 5 किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर सी में, अर्थात ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 29 नंबर क्वेश्चन, और 29 में दिया है दोस्तों रैयतवाड़ी व्यवस्था को संपूर्ण दक्कन क्षेत्र में कब लागू किया गया? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 29 का ऑप्शन नंबर डी, यानी 1858 में। 1858 में रैयतवाड़ी व्यवस्था को संपूर्ण दक्कन क्षेत्र में लागू किया गया। नेक्स्ट आपका 30 नंबर। महलवाड़ी व्यवस्था के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। और आपका पहला कथन में है इस व्यवस्था का जनक हॉल्ट मैकेंजी को माना जाता है। तो ये जो आपका कथन है सही है। 2 नंबर कथन में है दोस्तों इसकी शुरुआत 1819 में की गई, परंतु 1822 में कानूनी रूप से लागू की गई। तो ये जो आपका कथन है ये सही है। आइए 3 नंबर कथन को देखते हैं। 3 नंबर कथन में है मार्टिन बर्ड तथा जेम्स टॉमसन ने इस व्यवस्था को 1833 में बेहतर रूप प्रदान किया। तो ये भी आपका कथन जो है सही है। तो कह रहा है उपयुक्त में कौन सा कथन सही है? तो 1 2 और 3, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 31 नंबर। महलवाड़ी व्यवस्था जिन क्षेत्रों में लागू की गई थी उनमें शामिल है। तो देखिए उनमें शामिल है आपका गंगा घाटी, उसके बाद उत्तर प्रदेश जो कि आगरा, ठीक है, उत्तर प्रदेश का आगरा, उसके बाद आपका हो जाएगा इसमें हो जाएगा देखिए मध्य क्षेत्र का कुछ भाग हो जाएगा और पंजाब भी हो जाएगा, यानी चारों का चारों हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 32 नंबर। मिलान करें, और यहाँ पर व्यवस्था है और यहाँ पर भूमि प्रतिशत है, यानी किस व्यवस्था में भूमि की प्रतिशतता क्या थी? तो देखिए अस्थाई बंदोबस्त, अस्थाई बंदोबस्त में जो है भूमि की प्रतिशत थी आपको बता दें 19%, ठीक है। रैयतवाड़ी में 51% और महलवाड़ी में 30%, यानी 1 3 2 1 3 2 किस ऑप्शन में है? तो 1 3 2 है ऑप्शन नंबर इसमें हो जाएगा आपका सी में, अर्थात ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा 32 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट है आपका 33 नंबर। अस्थाई बंदोबस्त के तहत जमींदार को पूरे लगान या भू राजस्व का कितना प्रतिशत राज्य को देना तय किया गया था? अस्थाई बंदोबस्त के तहत जमींदार को पूरे लगान या भू राजस्व का कितना प्रतिशत राज्य को देना तय किया गया था? तो 33 का आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसमें हो जाएगा ए, 89%, 89%। नेक्स्ट आपका 34 नंबर। सुमेलित कीजिए, और यहाँ पर कृषि पद्धति दिया है और यहाँ पर उसके कार्य विशेषता दिया है और कह रहा है कि सुमेलित कीजिए। तो देखिए ए में है ददनी प्रथा, और जो ददनी प्रथा है ये संविदा कृषि से संबंधित है, ठीक है। तो आपका ए का हो जाएगा 2, ए का क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। बी में है 3 कठिया प्रथा, और जो 3 कठिया प्रथा है ये बिहार में था, तो आपका हो जाएगा इसमें बी का हो जाएगा 1, ठीक है। बी का हो जाएगा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। नेक्स्ट आपका सी में कमियोटी प्रथा, और ये जो है आपको बता दें ये था बिहार एवं उड़ीसा में, तो सी का हो जाएगा 4 और डी का हो जाएगा आपका 3, यानी सूरत, ठीक है। तो ए का 2, बी का 1, सी का 4, डी का 3, 2 1 4 3, 2 1 4 3 किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर ए में, अर्थात ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 35 नंबर। निम्नलिखित में धन निकासी सिद्धांत के संबंध में कौन सी कथन सत्य नहीं है, यानी कौन सा कथन गलत है, ठीक है। तो आपका पहला कथन में ए नंबर कथन में दिया है दोस्तों सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी ने पेश किया था, तो ये आपका सही है। बी नंबर में है द पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक में इसकी चर्चा किया गया, तो ये भी आपका कथन सही है। कार्ल मार्क्स ने इसको ब्लीडिंग प्रोसेस की संज्ञा दी थी, तो ये भी आपका जो कथन है ये सही है, ठीक है। तो डी नंबर को तो गलत होना ही होगा, सी तो मतलब सी तक सही हो गया। इस सिद्धांत को चीन के साम्यवाद से उधार लिया गया था, तो ये जो आपका कथन है गलत है। और क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी सत्य नहीं है, अर्थात ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा।
नेक्स्ट आपका 36 नंबर, निम्न में से किसका मानना था कि जिसे देश में लोहा व कोयला मौजूद हो, जिस, यहाँ पर जिसे नहीं होगा जिस होगा, जिस देश में लोहा व कोयला मौजूद हो वहाँ अगर तकनीक पहुँचा दिया जाए तो उस देश को आधुनिकीकरण से रोका नहीं जा सकता, मतलब आधुनिकीकरण से नहीं रोका जा सकता है। तो 36 का आपका सही उत्तर हो जाएगा, इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसमें, यानी ऑप्शन नंबर सी, यानी कार्ल मार्क्स का कथन था ये कि जिस देश में लोहा और कोयला दोनों मौजूद हो, अगर उस देश में आधुनिक तकनीकीकरण माने आधुनिक मतलब जो तरीका है उसको पहुंचा दिया जाए तो उसको विकास करने से कोई भी रोक नहीं सकता है उस देश को। ठीक है, ये था उनका कथन। नेक्स्ट आपका 37 नंबर, किसने कहा था बुनकरों की हड्डियों से भारत की भूमि सफ़ेद हो गई? बुनकरों की हड्डियों से भारत की जो है भूमि सफ़ेद हो गई। तो 37 का आपका सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने कहा था कि बुनकरों की हड्डियों से भारत की भूमि जो है सफ़ेद हो गई। नेक्स्ट आपका 38 नंबर, सुमेलित कीजिए। और यहाँ पर सूची 1 में दिया है भू राजस्व व्यवस्था और सूची 2 में संबंधित व्यक्ति। तो आइए सुमेलित करते हैं। तो ए नंबर में है आपका अस्थाई बंदोबस्त। ए नंबर में क्या है? अस्थाई बंदोबस्त है। और देखिए अस्थाई बंदोबस्त से संबंधित व्यक्ति है लॉर्ड कॉर्नवालिस, चार्ल्स ग्रांट और जॉन शोर, यानी ए का हो जाएगा 1। ठीक है, ए का हो गया 1। बी में है रैयतवाड़ी व्यवस्था और रैयतवाड़ी व्यवस्था से संबंधित है कैप्टन रीड, थॉमस मुनरो, एल्फिस्टन, यानी बी का हो जाएगा 2। और सी में है महालवाड़ी और महालवाड़ी व्यवस्था से संबंधित है होल्ट मैकेंजी और मार्टिन बर्ड, यानी सी का हो जाएगा 3। ठीक है, तो इस प्रकार ए का 1, बी का 2, सी का 3, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 39 नंबर, भारत में उपनिवेशी शासनकाल में होम चार्जेज भारत से संपत्ति दोहन का महत्वपूर्ण अंग थे। निम्नलिखित में से कौन सी निधियां होम चार्जेज की संगठक थी? तो आपका सही उत्तर जाएगा 39 नंबर क्वेश्चन का। इसमें हो जाएगा, पहले कथन देखिए, कथन में पहला हो जाएगा लंदन में इंडिया ऑफिस के भरण पोषण के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली निधि। ठीक है, और 2 में है आपका भारत में कार्यरत अंग्रेज कर्मचारियों के वेतन तथा पेंशन देने हेतु प्रयोग में लाई जाने वाली निधि, यानी 1 और 2 होगा आपका, 3 इसमें नहीं होगा। ठीक है, तो कह रहा है कि कूट के आधार पर सही उत्तर चुनिए, तो इसमें हो जाएगा केवल 1 और 2, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा, 3 नहीं होगा इसमें। ठीक है, हम गलत कथन को इसलिए नहीं पढ़ते ताकि ज़्यादा समय बर्बाद होगा, आप सिर्फ सही और सही जानिए। ठीक है, नेक्स्ट आपका 40 नंबर, और 40 में दिया है शब्द इंपीरियल प्रेफरेंस का प्रयोग किया जाता था। शब्द इंपीरियल प्रेफरेंस का प्रयोग किया जाता था। तो 40 का आपका सही उत्तर हो जाएगा भारत में ब्रिटिश आयातों पर दी गई विशेषता रियायतों के लिए। ठीक है, भारत में ब्रिटिश आयातों पर दी गई रियायतों के लिए इंपीरियल प्रेफरेंस का प्रयोग किया जाता था। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो गया। नेक्स्ट आपका 41 नंबर, ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हुआ, इसका कारण क्या था? तो 41 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसमें हो जाएगा दोस्तों डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, यानी धनिक वर्ग द्वारा भू संपत्ति में निवेश करने को तरजीह दिया जाना। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 42 नंबर क्वेश्चन, 18वीं शताब्दी के मध्य इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा बंगाल से निर्यातित प्रमुख पण्य पदार्थ स्टेपल कमोडिटीज क्या थे? तो आपका सही उत्तर जाएगा 42 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी, कपास, रेशम, सोरा और अफीम, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 43 नंबर, 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस की भू व्यवस्था प्रणाली लागू होने के बाद कानूनी विवादों की प्रवृत्ति में बढ़ोतरी देखी गई थी। निम्नलिखित प्रावधानों में से किस एक को सामान्यतः इसके कारक के रूप में जोड़कर देखा जाता है? 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस की भू व्यवस्था प्रणाली लागू होने के बाद कानूनी विवादों की प्रवृत्ति में बढ़ोतरी देखी गई थी। निम्नलिखित प्रावधानों में से किस एक को सामान्यतः इसके कारक के रूप में जोड़कर देखा जाता है? तो आपका सही उत्तर जाएगा 43 का ऑप्शन नंबर, इसमें हो जाएगा डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, यानी ए, बी, सी
और देखिए इसमें थोड़ा सा सुधार करना है। क्या सुधार करना है इस ऑप्शन नंबर डी में? देखिए दोस्तों, अगर आप हमारे आवाज़ अच्छे से सुन रहे होंगे तो देखिए ऑप्शन नंबर डी में सुधार कीजिए। कुपयुक्त यहाँ पर देखिए दिया है इनमें से कोई नहीं, तो देखिए यहाँ पर दिया है कोई भी सही नहीं है। और यहाँ पर आपको बताना, यहाँ पर लिखना है इसको सुधार कर कि इनमें से सभी सही है। उपयुक्त ए, बी तथा सी कथनों में से सभी सही है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर सभी सही है बनाना है यहाँ पर, इसलिए। और यहाँ पर नहीं दिया है कि कोई भी सही नहीं है, तो यहाँ पर काटिए और बनाइए कि सभी सही है। यानी आपका तीनों का तीनों कथन जो है इसमें सही है। यानी रैयत की तुलना में जमींदार की स्थिति को अधिक सशक्त बनाना, ये भी सही है। ईस्ट इंडिया कंपनी को जमींदारों का अधिपति बनाना, ये भी सही है। न्यायिक पद्धति को अधिक कार्यकुशल बनाना, ये भी सही है। यानी आपका तीनों का तीनों कथन सही है, इसलिए आप डी में ये बनाइए कि ए, बी तथा सी कथनों में से सभी कथन सही है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी इसमें सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 44 नंबर, चिर अस्थायी बंदोबस्त 1793 के अंतर्गत जमींदारों से अपेक्षा की गई थी कि वे खतिहारों को पट्टा जारी करेंगे। अनेक जमींदारों ने पट्टा जारी नहीं किए, इसका कारण क्या था? तो 44 का सही उत्तर हो जाएगा जमींदारों के ऊपर कोई सरकारी नियंत्रण नहीं था, इसलिए। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 45, और 45 में दिया है बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण क्या था? ठीक है, बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण क्या था? तो 45 का सही उत्तर हो जाएगा भू राजस्व का राजस्व निर्णय करना, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 46 में दिया है रिक्त स्थानों को पूर्ति कीजिए, और यहाँ पर रिक्त स्थान दिया है डैश में बंगाल और बिहार में भूमि किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा दिया गया था। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 46 का ऑप्शन नंबर ए 1885 में बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट आपका 47, भू राजस्व की अस्थायी बंदोबस्त एवं रैयतवाड़ी प्रणाली क्रमशः शुरू की गई थी। तो 47 का आपका सही उत्तर हो जाएगा बंगाल तथा मद्रास में भू राजस्व की अस्थायी बंदोबस्त एवं रैयतवाड़ी प्रणाली शुरू की गई थी। नेक्स्ट आपका 48, आइए 48 को देखते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन में दिया है दोस्तों, यहाँ पर रैयतवाड़ी बंदोबस्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और आपका पहला कथन में है किसानों द्वारा लगान सीधे सरकार को दिया जाता था, तो ये जो आपका कथन है सही है। 2 नंबर कथन में है सरकार रैयत को पट्टे देती थी, तो ये भी आपका कथन सही है। 3 नंबर कथन में है कर लगाने के पूर्व भूमि का सर्वेक्षण और मूल्य निर्धारण किया जाता था, तो ये भी आपका कथन सही है। ठीक है, तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा मतलब 1, 2, 3, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है आपका 49 नंबर, पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम कब पारित किया गया? पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम कब पारित किया गया? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 49 का ऑप्शन नंबर सी 1900 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 50 नंबर, और 50 में दिया है असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना कब हुई थी? असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 1839 में। नेक्स्ट आपका 51, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों को नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। और यहाँ पर सूची 1 और सूची 2 है, आइए सम्मिलित करते हैं। तो सबसे पहले आपका है ए में है जजमानी, और जो जजमानी है दोस्तों आपको बता दें 51 में ए में हो जाएगा, ए का हो जाएगा ओन उत्तर भारत, जजमानी उत्तर भारत हो जाएगा। 12 बुलुट हो जाएगा आपका महाराष्ट्र हो जाएगा, 12 बुलुट हो जाएगा महाराष्ट्र। और मिरासी जो हो जाएगा वो हो जाएगा तमिलनाडु, और अडाडे हो जाएगा कर्नाटक। यानी ए का 1 हो जाएगा, और बी का हो जाएगा 3, सी का हो जाएगा 4, 1 3 4 2, 1 3 4 2, 1 3 4 2 किस ऑप्शन में है? तो 1 3 4 2 है ऑप्शन नंबर डी में, अर्थात ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 52 नंबर, ब्रिटिश भारत में सैन्य बल पर केंद्रीय राजस्व का कुल कितना प्रतिशत व्यय होता था? तो 52 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 40% व्यय होता था। नेक्स्ट है आपका 53 नंबर, दादा भाई नौरोजी द्वारा प्रतिपादित अपवाद सिद्धांत यानी ड्रेन थ्योरी की सही परिभाषा नीचे किस कथन में आती है? तो आपका सही उत्तर जाएगा 53 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी, भारत की राष्ट्रीय संपदा का एक भाग अथवा कुल वार्षिक उत्पादन ब्रिटेन को निर्यात कर दिया जाता था, जिसके लिए भारत को कोई वास्तविक प्रतिफल नहीं मिलता था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट में है
54 नंबर क्वेश्चन। और 54 में दिया है निम्न में से किसने निकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, निकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो 54 का सही उत्तर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। ठीक है, नेक्स्ट आपका 55 नंबर, अंग्रेजों के शासन काल में भारत के आर्थिक दोहन के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 55 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी, दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट आपका 56 नंबर, निम्नलिखित में से कौन भारत में उपनिवेशवाद का या के आर्थिक आलोचक था या थे। ठीक है, तो 56 का सही उत्तर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी, और इसमें हो जाएगा जी सुब्रमण्यम अय्यर और आर.सी. दत्त, यानी तीनों का तीनों आपका हो जाएगा। तो हो जाएगा इसमें सही उत्तर हो जाएगा 1, 2 और 3, यानी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है आपका 57, निम्नलिखित में से कौन दादा भाई नौरोजी के उत्सारण सिद्धांत यानी ड्रेन थ्योरी में विश्वास नहीं करता था। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 57 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी, सर सैयद अहमद खां। नेक्स्ट आपका 58 नंबर क्वेश्चन, पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किस वर्ष प्रकाशित हुई। तो 58 का सही उत्तर हो जाएगा 1901 में प्रकाशित हुई। नेक्स्ट आपका 59 नंबर, पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी। तो दादा भाई नौरोजी ने लिखी। नेक्स्ट है आपका 60 नंबर, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले दादा भाई नौरोजी प्रथम भारतीय थे जिन्होंने इस दल के टिकट पर चुनाव लड़ा। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 60 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए, उदारवादी दल के टिकट पर चुनाव लड़ा। नेक्स्ट है आपका 61 नंबर, ब्रिटिश शासन के समय अर्थव्यवस्था को खोखला करने, ठीक है, यानी इकोनॉमिक ड्रेन के सिद्धांत के बारे में पुस्तक किसने लिखी थी। तो 61 का सही उत्तर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी। ब्रिटिश शासन के समय अर्थव्यवस्था को खोखला करने के सिद्धांत के बारे में पुस्तक किसने लिखी थी। तो दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट आपका 62 नंबर, औद्योगिकरण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। और आपका पहला कथन में दिया है यह प्रक्रिया 1813 में प्रारंभ हुई थी, ये भी आपका कथन सही है। 2 नंबर कथन में है ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकारों की समाप्ति, तो ये भी आपका कथन सही है। तो 62 का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर इसमें हो जाएगा सी। ठीक है, सी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों सही है। ठीक है, नेक्स्ट आपका 63 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और आपका पहला कथन में दिया है, इसमें कह रहा है कि दादा भाई नौरोजी की भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को सर्वाधिक प्रभाव देन थी, मतलब देन थी की। तो 63 का हो जाएगा, इसमें देखिए इसमें हो जाएगा 1 हो जाएगा, उन्होंने देन थी कि उन्होंने इस बात को अभिव्यक्त किया कि ब्रिटेन भारत का आर्थिक शोषण कर रहा है। ठीक है, दादा भाई नौरोजी की भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को सर्वाधिक प्रभावित देन थी कि उन्होंने इस बात को अभिव्यक्त किया कि ब्रिटेन भारत का आर्थिक शोषण कर रहा है। तो ये आपका कथन सही है। 2 नंबर कथन में है उन्होंने प्राचीन भारतीय ग्रंथों की व्याख्या की और भारतीयों में आत्मविश्वास जगाया। तो ये आपका कथन गलत है। 3 नंबर कथन में है उन्होंने सभी सामाजिक बुराइयों के निराकरण की आवश्यकता पर सर्वोपरि जोर दिया। तो ये भी आपका कथन गलत है। तो कह रहा है कि कौन सा कथन सही है, तो केवल एक, यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है आपका 64 नंबर, किसने यह विचार किया था कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है। तो 64 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स ने यह विचार व्यक्त किया था कि भारत में जो ब्रिटिश आर्थिक नीति है यह घिनौनी है। ठीक है, नेक्स्ट आपका 65 नंबर, दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत किसे माना जाता है। दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत किसे माना जाता है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा सर आर्थर कॉटन को। नेक्स्ट आपका 66 नंबर, और 66 में दिया है भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए। और यहाँ पर दिया है दोस्तों औरंग। ठीक है, औरंग राजकोष का प्रभारी। तो आपको बता दें कि ये कथन जो है गलत है। ठीक है, ये गलत है, ये जो युग में है ये सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि जो औरंग है ये औरंग फारसी भाषा का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है गोदाम, न कि राजकोष का प्रभारी। ठीक है, ये औरंग है ये फारसी भाषा का शब्द है और इसका शाब्दिक अर्थ होता है गोदाम जिसमें बहुत सारा सामान रखा जाता है, गोदाम। ठीक है, 2 नंबर में बेनियाल, यहाँ पर बेनियाल नहीं होगा, इसको सुधारिए। और यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया, यहाँ पर लिखिए बनियान लिखिएगा, बनियान। ठीक है, बनियान, तब जाकर ये आपका सही हुआ। और इसमें हो जाएगा ईस्ट इंडिया कंपनी का भारतीय एजेंट। तो ये आपका सही हो जाएगा बनियान, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी का भारतीय एजेंट। 3 नंबर में है मिरासीदार, राज्य का नामित राजस्व दाता। तो ये भी आपका सही हो जाएगा। तो इसमें हो जाएगा आपका 2 और 3, कौन सा सही सुमेलित है, तो 2 और 3, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा 66 का। नेक्स्ट है 67 नंबर क्वेश्चन,
आर्थिक तौर पर 19वीं शताब्दी में भारत पर अंग्रेजी शासन का एक परिणाम था। तो 67 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारतीय कृषि का वाणिज्यीकरण, भारतीय कृषि का वाणिज्यीकरण यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आपका 68 नंबर क्वेश्चन, भारत में अंग्रेजों द्वारा रेलवे के विकास पर खुश होना ऐसा ही है जैसे दूसरी की पत्नी के अलंकार को देखकर खुश होना। ठीक है, और ये कह रहा है कि उपयुक्त कथन किसने प्रस्तुत किया है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 68 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी, बाल गंगाधर तिलक का। ठीक है, नेक्स्ट आपका 69 नंबर, किसने भारतीय रेल की प्रशंसा करते हुए कहा कि भारत में रेलवे ने वह कर दिखाया जो अकबर व टीपू जैसे निरंकुश शासक न कर पाए, वे भारत को एकीकृत न कर सके। तो 69 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये कथन है अर्नाल्ड का। ठीक है, नेक्स्ट आपका नेक्स्ट कथन है दोस्तों 70 नंबर क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70 नंबर क्वेश्चन, दुबला हाली प्रथा कहाँ प्रचलित थी। दुबला हाली प्रथा कहाँ प्रचलित थी। तो 70 का आपका सही उत्तर हो जाएगा सूरत में प्रचलित थी। नेक्स्ट 71 नंबर क्वेश्चन, ब्रिटिश शासन भारत से निकलने वाला खून का दरिया है। ब्रिटिश शासन में जो है ब्रिटिश शासन भारत से निकलने वाला खून का दरिया है, किसने कहा था। तो 71 का सही उत्तर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी कहा था। नेक्स्ट आपका 72 नंबर, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों को नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। ठीक है, तो देखिए जो आपको बता दें कि जो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी है, इसका स्थापना कब हुआ है 1907 में हुआ है, 1907 में हुआ। तो ए का हो जाएगा 2। ठीक है, बी में है बंगाल आयरन, यहाँ पर आयरन नहीं होगा। ठीक है, आयरन ठीक है, बंगाल आयरन एंड स्टील कंपनी, तो इसमें हो जाएगा आयरन ही होगा, बंगाल आयरन एंड स्टील कंपनी। इसका स्थापना हुआ है दोस्तों 1889 में, यानी बी का हो जाएगा 3। सी में है टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक सप्लाई, यहाँ पर सप्लाई कंपनी होगा। ठीक है, तो सी का हो जाएगा इसमें हो जाएगा 1, यानी 1915 में इसका स्थापना हुआ है, तो सी का हो जाएगा 1। और डी में है कॉटनी सीमेंट कंपनी, और इसका स्थापना हुआ है 1910 में, यानी 1910 में, डी का हो जाएगा 4। इस प्रकार आपका ए का 2, बी का हो जाएगा 3, सी का हो जाएगा 1, डी का हो जाएगा 4। ठीक है, डी का 4 हो जाएगा। 2 3 1 4, 2 3 1 4 किस ऑप्शन में है। तो 2 3 1 4 है ऑप्शन नंबर सी में, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 73 नंबर, किस आयोग या समिति ने धन संपत्ति के दोहन के मामले को लेकर दादा भाई नौरोजी से प्रश्न किया था। तो 73 नंबर क्वेश्चन का आपका सही उत्तर हो जाएगा वेल्वी आयोग ने। नेक्स्ट आपका 74 नंबर, 74 में दिया है टिस्को इस्पात संयंत्र की स्थापना कब हुई। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 74 का ऑप्शन नंबर बी, 1907 में। टाटा टिस्को इस्पात संयंत्र की स्थापना 1907 में हुई है। नेक्स्ट आपका 75 नंबर, किस राष्ट्रवादी नेता ने कहा राष्ट्रीय पूंजी का 1/3 हिस्सा किसी न किसी रूप में ब्रिटिश शासन द्वारा भारत के बाहर ले जाया जाता है। तो 75 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महादेव गोविंद रानाडे की कथन है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 76 नंबर। आइए 76 को देखते हैं। 76 में दिया है निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, यानी कौन सा कथन गलत है। और आपका ए नंबर कथन में दिया है दोस्तों, ए नंबर कथन में कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कलकत्ता अधिवेशन यानी 1896 में धन के निष्कासन सिद्धांत को स्वीकार किया। तो ये आपका कथन सही है। बी नंबर कथन में है 1901 में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के बजट पर भाषण के दौरान गोपाल कृष्ण गोखले ने धन के बहिर्गमन सिद्धांत को प्रस्तुत किया। तो ये भी आपका कथन सही है। सी नंबर कथन में है धन निकासी का विरोध में अमृत बाजार पत्रिका ने विशेष योगदान दिया। तो ये भी आपका कथन सही है। तो कह रहा है कि कौन सा कथन असत्य यानी कौन सा कथन गलत है। तो कोई भी नहीं, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई से ऐसा कथन नहीं है जो गलत है। नेक्स्ट आपका 77 नंबर, इब्राहिम रहीमतुल्ला की अध्यक्षता में वित्तीय आयोग ने भारत में उद्योगों की संरक्षण की मांग कब की। तो 77 का सही उत्तर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर ए, 1921 में। नेक्स्ट आपका 78 नंबर, और 78 में दिया है निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है। और आपका पहला कथन में है दोस्तों, पहला कथन में 1854 में भारत की पहली कोल फील्ड रानीगंज में खोली गई थी। तो यह आपका कथन सही है। बी नंबर कथन में है 1855 में जॉर्ज ऑकलैंड ने रिसड़ा जो कि बंगाल में है जूट कारखाना खोला। तो ये भी आपका कथन सही है। सी में है 1930 आधुनिक इस्पात फैक्ट्री आर्काट जो कि मद्रास में है खोली गई थी। तो ये भी आपका सही है। और डी में है दोस्तों
फिक्की यानी फिक्की की स्थापना 1929 में भारतीय उद्योगपतियों ने किया। तो ये आपका कथन जो है ये गलत है, ठीक है, ये गलत है, क्योंकि यहाँ पर 1929 नहीं होगा, क्योंकि फिक्की की स्थापना 1927 में हुआ है, न कि 1929 में, इसलिए आपका गलत है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि हमें गलत को ही चुनना था, ठीक है। नेक्स्ट आपका 79 नंबर क्वेश्चन, 1854 में कावस जी डाबर ने भारत की पहली सूती मिल कहाँ स्थापित की? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा बम्बई में, बम्बई में, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो चैप्टर नंबर 5 आपका समाप्त हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर नंबर 6 को देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद। आज के हम बता दें आपको आज 3 क्लास जाएगा मॉडर्न हिस्टोरी का, तो आप लोग सभी क्लास को अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है।